जय हिंद किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो ये सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 2024 के एजीटीए में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे। ठीक है, यानी पीवाईक्यू वाला डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, जो पूछे गए थे, और एनालाइज करके बताएंगे कि पेपर कैसा था। ठीक है, क्योंकि पता चला था कि क्वेश्चन पेपर जो था काफ़ी टफ था इस बार। सो पूरा आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब पेपर किस लेवल का था। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बट इस सेशन में केवल हम बीसी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फर्दर पीवाईक्यू की जो सीरीज है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक चलती रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज क्लासिफाइड एज अ माइनर मिलेट। कौन सी ऐसी फसल है जिसको माइनर मिलेट के अंतर्गत रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं पर्ल मिलेट, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, पेनिसिटम ग्लाउकम यानी बजरा। पर्ल मिलेट को क्या कहते हैं, बजरा कहते हैं। ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार को क्या कहा जाता है, सोरघम। सोरघम को ज्वार कहा जाता है, ज्वार को सोरघम कहा जाता है। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, सोरघम बाइकॉलर। उसके बाद हमारा आता है फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट को क्या कहते हैं, तो फिंगर मिलेट को हम कहते हैं रागी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है इल्यूसाइन कैराकाना। क्या कहते हैं, इल्यूसाइन कैराकाना। इल्यूसाइन कैराकाना इसका बोटेनिकल नेम है। नेक्स्ट है हमारा डी, कोडो मिलेट। और कोडो मिलेट का जो बोटेनिकल नेम है वो है पैस्पेलम स्कोरी बुकलेटम। क्या इसका बोटेनिकल नेम है, पैस्पेलम स्कॉर्बिकुलेटम। स्कॉर्बिकुलेटम स्कॉर्बिकुलेटम। ठीक है, तो बोटेनिकल नेम इसका क्या है, पैस्पेलम स्कॉर्बिकुलेटम। पैस्पेलम स्कॉर्बिकुलेटम। याद हो गया। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। जो माइनर मिलेट है हमारा कोडो मिलेट है। तो कोडो मिलेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन फॉर इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी एंड यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन में उसका यूज किया जाता है और उसके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं चिकपी है, कॉर्न है, मस्टर्ड है, सोरघम है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जितने भी हमारी दलहरी फसलें होती हैं, तो जितनी भी दलहरी फसलें होती हैं उसके मतलब फसलों में जो प्लांट होता है, लेगुनस प्लांट जो होता है, उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, और जो रूट नोड्यूल होती है वो पिंक कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से पिंक कलर का होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जितने भी पल्सेस क्रॉप हैं वो कैसी होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी उसमें होती है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो पल्सेस क्रॉप के अंतर्गत आती है। तो आपको पता है कि कॉर्न है नहीं, मस्टर्ड भी नहीं है। मस्टर्ड क्या है, सरसों। शुगर केन भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चिकपी यानी जो चना है हमारा। ठीक है, जिसको हम ग्राम कहते हैं। तो चिकपी जो है वही लेगुमिनस क्रॉप है और यही इसका राइट आंसर भी होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर एज FSSAI norm, the product of ready to serve fruit beverage shall occupy not less than of the water capacity of the container। मतलब FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, जो रियल क्वेश्चन पेपर आया था, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उसमें इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन पेपर तो ऐसे ना, उसमें तो काफ़ी लेंदी थे, तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। जैसे अब इसका FSSAI का जो पूरा फुल फॉर्म उसमें लिखा था तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से है। बट क्वेश्चन आपका सेम है। अगर आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस में। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन है वो लास्ट में कर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ठीक है, तो एज पर एज FSSAI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज, जो फ्रूट जूस होता है यानी फेवरेट बेवरेज जो है, सेल एक्यूपाई नॉट लेस देन कितना % नहीं होना चाहिए। ठीक है, 90%,
75%, 80% या 95%। तो नॉट लेस देन 90%, 90% से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं होना चाहिए। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी पूरी स्लाइड थोड़ा वो हो गई, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th पे हम लोग चल रहे थे, तो 4th देखते हैं। Which organization are responsible for implementing Dairy Processing and Infrastructure Development Fund, यानी DDIF जो स्कीम है, ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था ये स्कीम, या ये योजना जो है वो चलाई गई थी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका ICR और नाबार्ड है, दूसरा है NDDB और NCDC। NCDC का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसके सबके फुल फॉर्म उसमें लिखे हुए थे जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा इसका जो है ऑप्शन था, ठीक है। उसके बाद DAHD है, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और उसके बाद नाबार्ड का तो आपको पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है, नाबार्ड का है। और नाबार्ड जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था और बी शिवरमन कमेटी की अध्यक्षता में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इस क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशंस, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्कीम, और उस स्कीम का नाम क्या है, तो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी DDIF स्कीम जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया गया था। तो ये चलाया गया था NDDB और NCDC के द्वारा, ठीक है। ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके द्वारा चलाया गया था। और NDDB का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आनंद गुजरात में है। और NCDC का जो फुल फॉर्म मैंने आप पहले ही बता दिया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेप्टोस्पिरोसिस। लेप्टोस्पिरोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ एयर, फीड, सलाइवा एंड यूरिन। तो लेप्टोस्पिरोसिस क्या है, एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़ है। जूनोटिक शब्द किसके लिए यूज़ करता है, ये हम शब्द की बात कर रहे हैं, जूनोटिक, नोटिक, ठीक है, ये शब्द है जूनोटिक। तो जूनोटिक का मतलब क्या होता है, जूनोटिक का मतलब होता है ऐसी डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिसेबल वाली डिजीज़ होती है, ठीक है। द डिजीज़ विच कैन ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन इज नोन एज जूनोटिक डिजीज़, ठीक है। तो जूनोटिक शब्द एक मतलब ऐसा वर्ड है जो यूज़ करते हैं। तो जूनोटिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एक मतलब एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो लेप्टोस्पिरोसिस जो है वो जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और किस बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलती है, तो लेप्टोस्पिरा। लेप्टोस्पिरा मतलब इसी के नाम से इसका नेम भी पड़ा है। तो लेप्टोस्पिरा के नाम से, लेप्टोस्पिरा जो है बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पिरा, PIRA, और ये S है आपका, ठीक। तो लेप्टोस्पिरा जो है बैक्टीरिया की वजह से ये जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है। और किसके कांटेक्ट की वजह से होती है, तो ये जो बीमारी है वो बेसिकली यूरिन की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। यूरिन के अगर आप कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो जैसे जो सीवेज वर्कर हैं जो काम करते हैं नालियों में, आप देखते होंगे, या जो डेयरी वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनमें जो है यूरिन का कांटेक्ट क्योंकि आता है, तो उस वजह से ये बीमारी जो है देखने को मिलती है। तो यूरिन की वजह से, ये कांटेक्ट की वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक्स आर नॉन इडेबल
एंड नॉट सुटेबल फॉर फीडिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, और इसमें जो है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, दिस क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। इसमें से मैं आपको ऑप्शंस में बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है इसका पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऊपर का पूरा सही है, बट यहाँ पे ये 1 नंबर पे क्या होगा, 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, ठीक है, और 3 नंबर में क्या है, और उसके बाद 4 नंबर में क्या क्या है लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग है इसमें। ठीक है, तो 1 नंबर में हमारा जो है वो कैस्टर केक है। क्या है? कैस्टर केक, कैस्टर केक है। ठीक, कैस्टर केक है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे नीम केक है, नीम केक है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा ग्राउंडनट केक। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे से मतलब राइट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ग्राउंडनट केक है, और उसके बाद महुआ केक है। ठीक है, क्या है? महुआ केक। ठीक, तो कैस्टर केक है, नीम केक है, ग्राउंडनट केक है और महुआ केक है। ठीक है, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक्स आर नॉन इडेबल, जो खाया नहीं जाता है, एंड नॉट सुटेबल फॉर फीडिंग लाइव स्टॉक, और जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा है जिसको नहीं खिलाया जाता है। तो कैस्टर केक जो होता है, इसमें जो है कौन सा टॉक्सिन पाया जाता है, तो इसमें रिसिन और रिसिनाइन, रिसिन और रिसिनाइन इसमें टॉक्सिन सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इट इज़ नॉट एडिबल, ये एडिबल नहीं है और खिलाया भी नहीं जाता है जानवरों को, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है पाया जाता है रिसिनाइन टॉक्सिन पाया जाता है इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए। नीम केक की अगर बात करते हैं तो नीम केक भी जो है नॉन एडिबल ही है, क्योंकि इससे जो है इंसेक्टिसाइड बनाया जाता है, एजीरेक्टिन और निम्बिडिन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉक्सिन्स पाए जाते हैं या केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर देखने को मिलते हैं, तो एजीरेक्टिन जिसका इंसेक्टिसाइड बनाया जाता है, और निम्बिडिन। ठीक है, तो इस वजह से नीम केक भी एडिबल नहीं है, नॉन एडिबल है। उसके बाद 4th नंबर की बात करते हैं, महुआ जो है ये भी नॉन एडिबल है, क्योंकि इसमें सेपोनिन नामक टॉक्सिन पाया जाता है, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो ये भी जो है क्या है, नॉन एडिबल है। और ग्राउंडनट केक की बात करें तो ग्राउंडनट केक जो है इसमें 40 से 50% प्रोटीन पाया जाता है, एंड एक्सीलेंट है फॉर कैटल फीड, कैटल फीड के लिए बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट केक है। ठीक है, ग्राउंडनट केक। तो केवल यही नहीं होगा थर्ड, बाकी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ होगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर बी, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, टच ही नहीं काम करता है दोस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछा है, व्हाट डज द टर्म सीड रिप्लेसमेंट रेट रिफर्स टू, सीड रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, रेशियो ऑफ हाइब्रिड सीड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इन अ सीजन। ऑप्शन नंबर बी है परसेंटेज ऑफ लैंड वेयर ऑर्गेनिक सीड आर रीयूज्ड फॉर सोइंग। आगे फॉर सोइंग है, इसमें कुछ पॉइंट कट गए हैं क्वेश्चन से। ठीक है, फॉर सोइंग है आगे। उसके बाद है टोटल क्वांटिटी ऑफ सीड रिप्लेस्ड विथ फर्टिलाइज़र। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फार्म सेव्ड सीड्स रिप्लेस्ड विथ फर्टिलाइज़र इन अ सीजन। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर बगल में ही है दोस्त, उसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी थोड़ा सा सही नहीं है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। इस ऑप्शन नंबर सी है टोटल क्वांटिटी ऑफ फार्म सेव्ड सीड्स रिप्लेस्ड विथ फर्टिलाइज़र इन अ सीजन। ठीक है, ये है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है परसेंटेज ऑफ एरिया सोन यूजिंग यूजिंग, ये भी थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसको भी आप थोड़ा करेक्ट करिएगा। और इसमें ये लिखा हुआ है इसके जगह पे, आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉप प्लांटेड द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन यूजिंग सर्टिफाइड या क्वालिटी सीड रैदर देन द फार्म सेव्ड सीड। ठीक है, तो देखो
ये पूरा क्वेश्चन है और यही डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सीड रिप्लेसमेंट रेट एक्चुअली में होता क्या है, इसको थोड़ा आप समझ लो। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट होता क्या है कि जैसे आपने, आपका टोटल फार्म एरिया है, ठीक है, टोटल जहाँ पे आप कल्टीवेशन करते हो, तो मतलब पुराने बीज को ना इस्तेमाल करते हो। जैसे आपने जो आपका पहले का हार्वेस्ट किया होगा तो वो भी बीज बचे होंगे पहली क्रॉप के, आपके प्रीवियस क्रॉप के, तो उसी क्रॉस को फिर से ना यूज करके, ठीक है, जो फार्म सेव करके आपने जो सीड रखा है उसका यूज ना करके आप सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड यूज करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, सीड रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है। तो यही इसमें होगा, परसेंटेज ऑफ एरिया सोन यूजिंग सर्टिफाइड एंड क्वालिटी सीड rather than the farm saved seed, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसका जो डी जो इसका राइट आंसर है वो इसके में थोड़ा पॉइंट आप ऐड करिएगा, इसमें है आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉप प्लांटेड, ठीक है। तो मैं बोल दे रहा हूँ, इसमें लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉप प्लांटेड द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन यूजिंग सर्टिफाइड एंड क्वालिटी सीड rather than द फार्म यार्ड सीड, ठीक है। तो ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा दोस्त। और यहीं पे आपको एक और चीज़ बता देते हैं, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो जिसको एसएमआर कहते हैं, क्या कहते हैं, एसएमआर कहते हैं, SMR। एसएमआर क्या होता है, मतलब एबिलिटी ऑफ वन सीड टू प्रोड्यूस हाउ मेनी सीड, मतलब एक सीड जो है कितना सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे आपने एक सीड का प्लांटिंग किया तो उसके बाद वो एक सीड कितना सीड प्रोड्यूस करता है, उसी को हम सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे एसएमआर पूछ ले, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मनरेगा हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट आर गारंटीज। हाउ मेनी डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट आर गारंटी, कितने दिन की गारंटी दी जाती है मनरेगा में, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या फुल फॉर्म होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन है ये है कि कितना जो है कितने दिन की गारंटी जो है इसमें देखने को मिलती है, वेज मतलब एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की गारंटी कितने दिनों की देखने को मिलती है, यही आपसे क्वेश्चन है। तो 100 डेज़ की जो गारंटी है वो देखने को मिलती है। और ये मनरेगा जो है अब चेंज हो चुका है और इसके जगह अब क्या हो चुका है वीबी, विकसित भारत जी राम जी राम जी, ठीक है, जी राम जी, ये इसके जगह हो गया है विकसित भारत जी राम जी योजना, अब इसका हो गया है। और इसके अंतर्गत जो गारंटी देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 125 दिन की, ठीक है, 125 डेज़ की गारंटी देखने को मिल रही है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, इन इंडिया एज पर एज मैनेज। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वो क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। और उसके बाद है एज पर एज मैनेज के अकॉर्डिंग, कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, मैनेज के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर से लिख देते हैं, एक तो क्वेश्चंस थोड़े सही नहीं हैं, ऊपर से सही लिख भी नहीं रहे हैं आप लोग, यही कंप्लेन करेंगे बाद में। थोड़ा वीडियो आप लोग शेयर करें अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, तो थोड़ा बजट बढ़े तो ले लिया जाए टैब वैब, है ना, पैड वैड लेके राइटिंग पैड ले लें तो फिर अच्छे से पढ़ाएं आप लोगों को। जितनी मेरे से कोशिश हो जाती है उतनी करते हैं दोस्त। अभी तो फ़ोन से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोचते हो कैसे पढ़ा रहा है तो अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो एज़ पर एज मैनेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया एज पर एज मैनेज। मैनेज का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आप इस पर मत जाइए कि इसमें एम लिखा है तो इसमें जो है शुरुआत तो नेशनल से हुआ है, तो ऐसा कुछ तो वही तो इसका खेल है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल से शुरुआत है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो कि ये इस्टेब्लिश हुआ था हैदराबाद में 1987 में। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में इसके अकॉर्डिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट ये तो है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग ये भी है, और प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन ये भी है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या ये है? ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलो कलर चेंज कर देता है, नहीं दिख रहा है मुझे लगता है वही सही। चलो ये भी ठीक है। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? विच सेंट्रल मिनिस्ट्री, कौन सी ऐसी सेंट्रल मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट किसके अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, कौन से सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंतर्गत अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत क्या ये रखा गया है? ठीक है, या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये रखा गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो जो हमारा वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया गया है या उसमें रखा गया है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा होगा? इसमें से ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसमें नहीं है, तो ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ई जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं, वीडियो लेंथी हो गया, 20 मिनट हो गया दोस्त, ख़त्म ही नहीं कर पाए हम लोग 20 क्वेश्चन। विच डू नोट द करेक्ट बोटेनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम? इसमें से जो है करेक्ट बोटेनिकल नेम क्या है ब्लैक ग्राम का? तो ब्लैक ग्राम को क्या कहते हैं? ब्लैक ग्राम को हम कहते हैं उड़द। क्या कहते हैं? उड़द कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें से आपको कौन सा है? तो विग्ना मूंगा है, फैसिलस वल्गैरिस है, या सिसिलियन एरिटनम है, विग्ना रेडियाटा है। तो विग्ना मूंगा जो है किसका है? विग्ना मूंगा है उड़द का। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और फैसियलिस वल्गैरिस किसका है? तो ये राजमा का है। ठीक है, किसका है ये? तो ये राजमा का है आपका। ठीक, ये आपका राजमा का है, ये जो है आपका ये राजमा का है, जिसको हम फ्रेंच बीन भी कहते हैं। और सिसरन एरिटनम ये है आपका चना का, ये ग्राम का है बोटेनिकल नेम। और ये विग्ना रेडियाटा है, ये मूंग का, जिसको ग्रीन ग्राम कहता है। ठीक है, और जो स्प्राउटेड मूंग होता है, ठीक है, जो स्प्राउटेड मूंग होता है उसमें विटामिन सी का अच्छा खासा सोर्स है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्कर्वी डिजीज को क्योर करने के लिए जो है स्प्राउटेड मूंग जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या हुआ? तो आगे चलना ही नहीं चाहता है।
करने लगा क्या? लगता है यहीं तक सेशन रखना पड़ेगा, कंप्लीट हो जाए भाई। चलिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहीं तक सेशन रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल वही हैं जो आपसे 2024 के AGTA में आपने देखे होंगे, वही हैं, उसमें से कुछ अलग नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो मतलब क्वेश्चन था मैंने आपको बताया भी है कि आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।